अपना अपना विचार रखिए। एक लाइन का एटम में क्या दिक्कत है? अणु परमाणु हिंदी इंग्लिश में कुछ बोलिए ना जी। एटम किसको कहते हैं? डाल्टन साहब बताए थे इंडिविजिबल पार्टिकल को एटम कहते हैं। हर एलिमेंट एटम से ही बना होता है और एक एलिमेंट में सेम टाइप ऑफ एटम होता है सब। सो डाल्टन साहब कहे थे 9th क्लास में, 7th में। तो ऐसे लगता है जैसे कि बस एबीसीडी पढ़ने के बाद हमारे यहाँ ही पधार गए हैं केमिस्ट्री में। कुछ कुछ बोलना है ना। अब बताइए एटम, चलिए शुरू करते हैं। एटम किसको कहते हैं? तो देखो कितना सिंपल मतलब है इसका। ए मतलब होता है बाबू नॉट। ए मतलब सिंपल नॉट। अटॉम मतलब होता है कट। दैट्स ऑल। ऐसा पार्टिकल जो काटा नहीं जा सके, उसी पार्टिकल को एटम कहते हैं। ऐसा पार्टिकल जो काटा नहीं जा सके, जिसको विभाजित ना किया जा सके, उसको कहते हैं एटम। इसीलिए इसका नाम पड़ा था इनडिविजिबल। इनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर known as atom। इनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर known as atom। जिसको काटा जा सके कि नहीं जा सके। इनडिविजिबल का मतलब डिविजिबल, जिसको काटा जा सके। इनडिविजिबल जिसको नहीं काटा जा सके। उससे ज्यादा आसान तो एटम ही है। ए मतलब नॉट, टॉम मतलब कट। नॉट कट फर्दर। पार्टिकल विच नॉट कट फर्दर। पार्टिकल विच नॉट कट फर्दर। नॉट कट फर्दर, फिर से विभाजित नहीं किया जा सके, उसको कहते हैं एटम। क्या ठीक है जी? जिसको काटा, काटोगे कि नहीं काटोगे? नहीं काटोगे तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे निकलेगा जी? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं, मतलब कि बहुत सारा बात होता है। धीरे धीरे पता चला कि एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। उसको सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। ठीक है। डाल्टन साहब ये बताए थे, डाल्टन साहब ये भी बताए थे कि एलिमेंट सारे के सारे एटम से ही बने होते हैं। फिर डाल्टन साहब ये भी बताए थे कि एलिमेंट के सारे एटम्स एक जैसे ही होते हैं, यानी मास और चार्ज सब में बराबर होता है। बाद में वो भी गलत हुआ था जब आइसोटोप की डिस्कवरी हो गई। मतलब बहुत बिगनिंग वाली बातें हैं। लेकिन एटम को हम क्या कहेंगे सर, जो काटा जा सके या नहीं काटा जा सके? मतलब कि इसको हम सही कहेंगे, आज तक ये सही है या फिर कुछ बात है? तो सुनो, इसको रिलेट करो बायोलॉजी के सेल से। सेल किसको कहते हैं? दैट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। वहां पे सेल सबसे छोटी इकाई माना जाता है। तो उसके अंदर में भी तो माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, नहीं, गोल्गी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब बहुत सारा ऑर्गेनल्स होता है। तो क्या माइटोकॉन्ड्रिया अलग एग्जिस्ट करता है क्या? वो रहेगा जब सेल के अंदर ही। उसी तरह से यहाँ पे ऐसे समझना है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो होता है, लेकिन वो रहेगा किसी एटम के अंदर ही, है ना। इसलिए एटम को हम कह सकते हैं इनडिविजिबल पार्टिकल। और दूसरी बात, इसको कह सकते हैं कि मोस्ट फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर। जैसे वहां पे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल, वैसे फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर
एटम। ठीक है, समझ रहे हो? जैसे ये घर बनेगा, तो इस घर को बनाने में यदि यूनिट पूछा जाए तो क्या ही बोलोगे? बोलोगे सर ईटा, ईटा ही यूनिट है, ब्रिक यूनिट है इस घर बनाने को। क्या कोई बालू कहेगा क्या? कोई कहेगा मिट्टी इसका यूनिट है। तो बालू और मिट्टी मिला के ही तो ईंट बना है, लेकिन खाली बालू ईंट मिट्टी रख देते तो घर बन जाता क्या? समझ रहे हो? वैसे ही है एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, वैसे ही है सेल, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स। यदि सब मिला है तभी उधर में एक सेल बना है, इधर में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिला तब। तो दूसरा पॉइंट्स हम लोग ये लिख देते हैं कि फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर नोन एज एटम। नोन एज का क्या है? अब कोई पूछेगा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मैटर क्या है, जरा बता दो, तो उधर भी यही बात बोलेंगे, एटम। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मैटर, functional unit of matter. A structural and functional unit of matter is atom. Everything is consist from atom. Everything, चाहे हम और आप भी किस चीज से बने हुए हैं? तो एटम से। हमने हम कहते हैं कि हम भी बने हुए हैं किससे? एटम से, है ना? और हम प्रूव भी कर देते हैं कैसे? A structural and functional unit of matter is atom. ठीक है, एटम से ही बना हुआ है सेल। लिखे, पॉइंट्स लिख दीजिएगा। और यहाँ पे डाल्टन साहब को खुद ही देख लीजिएगा आप लोग। एटम, एटम से बना मॉलिक्यूल, ठीक ना? एटम से बना मॉलिक्यूल, नहीं कार्बन एटम, हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम को मिला देंगे, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिला देंगे तो बन जाएगा ग्लूकोज। क्या? तो एटम से बना मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल बनाया एक लिविंग मैटर और दूसरा बनाया नॉन लिविंग मैटर। नॉन लिविंग मैटर क्या क्या बनाया? मैटर, लिविंग मैटर और नॉन लिविंग मैटर। नॉन लिविंग मैटर में जो दिखाई पड़ रहा है हम लोग को वो आ जाता है, और लिविंग मैटर में क्या बना? सेल। सेल का केमिकल कंपोजिशन कोई बताओ, बायोलॉजी पढ़ने वाले लोग बताएंगे हमें सेल का केमिकल कंपोजिशन। देखिए सब ये पढ़ा है, तुरंत पढ़ा है। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, यही ना पढ़ाई हो रहा है जिससे टेंशन है सबको। डीएनए, आरएनए, यही वो बायोमॉलिक्यूल है जिससे क्या बना? सेल बना। एक्चुअली में इवोल्यूशन के बारे में भी बोला जाता है कि केमिकल इवोल्यूशन हुआ। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब मॉलिक एटम्स थे, और यही थंडरिंग और लाइटनिंग का समय रहा होगा जिससे कि ये वो सब कंबाइन करके एक कोकर भेड्स बनाए। दैट इज कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, डीएनए और आरएनए मिल कर करके कुछ बना होगा। डीएनए में एबिलिटी है कि एक से दो हो जाता है, केमिस्ट्री का मॉलिक्यूल ही है, लेकिन इसमें एबिलिटी है कि ये एक मॉलिक्यूल ही दो मॉलिक्यूल हो जाता है। द मॉलिक्यूल रिप्रोड्यूस, ये डीएनए है ना, जिसको बायोलॉजी की तरफ से डुप्लीकेशन कहा जाता है। तो एक सेल दो सेल, दो सेल 10 सेल, है ना, 2 to the power n, माइटोसिस, मियोसिस, बायोलॉजी वाले को पता होगा। ये सेल बना दिया टिश्यू, और टिश्यू बन गया ऑर्गन,
और ऑर्गेन से बन गया ऑर्गेन सिस्टम, और ऑर्गेन सिस्टम से बन गया ऑर्गेन सिस्टम से बन गया ऑर्गेनिज्म। हम लोग 11-12 मोटे मोटे तौर पे ऑर्गेनिज्म, जितना लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब पूछते हैं कि सब कहां से बना, तो चाहे हम बने चाहे घर बना, सब बना कहां से? एटम से। तो इसीलिए कहा जाएगा कि एटम इज द मोस्ट फंडामेंटल पार्टिकल। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इसके अंदर होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को मोस्ट फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर नहीं कहेंगे, है ना। दैट इज सब एटॉमिक पार्टिकल, उसको हम लोग कहेंगे एटम में रहने वाला पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल। यूनिट होगा एटम ही। लिखो लिखो। ये लिखो ना, ये तो पता ही होगा शायद। जल्दी से लिखो ना, दिक्कत क्या है? अलग से लिख दो, क्या जाता है, पता ही है। एटम एटम से बना, हमारे कहने का सेंस समझ में आ गया। जल्दी से खत्म करो। ये तो जानता ही होगा, 9th में पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा। कलम बंद करके क्या बैठा रहे, लिख रहे यार। कोई लिख रहा है, कोई नहीं लिखना वाला, शर्म की बात है क्या? हाँ, तुरते इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लेकर के एटम को कंफ्यूज कर रहा है। मोस्ट फंडामेंटल कैसे बताया, तो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। इंडिविजुअल कैसे है, इलेक्ट्रॉन होता है उसमें, प्रोटॉन होता है उसमें। हम ये बात समझा रहे हैं। सेल का केमिकल कंपोजिशन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए। बायोलॉजी वाले को तो पता है, लेकिन मैं थोड़ा बच्चा नहीं लिखेगा तो कैसे पता रहेगा कि हम लोग का सेल किस चीज से बना हुआ है? कार्बोहाइड्रेट से, फैट से, प्रोटीन से, डीएनए से, आरएनए से। केमिस्ट्री का कौन सा वो मॉलिक्यूल है जो अपने आप एक मॉलिक्यूल से दो हो जाता है? वो डीएनए है। केमिस्ट्री का एक मॉलिक्यूल जिसको खुद ही से दोगुना हो जाने की कैपेबिलिटी है, और वो मॉलिक्यूल है डीएनए। सोचता रहता है, जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है। सब एटॉमिक पार्टिकल बढ़े बढ़े। अब शुरू किया लिख। लिख दिया। सब एटॉमिक पार्टिकल किसको बोलेंगे? सब एटॉमिक पार्टिकल। तो जो एटम को बनाएगा उसको बोलेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल। कौन कौन सा पार्टिकल को सब एटॉमिक पार्टिकल कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और के पार्टिकल पॉजिट्रॉन, और कोई पार्टिकल न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, सातवां मेजॉन,
और मेजॉन भी तीन तरह का होता है, पाई मेजॉन, पाई प्लस मेजॉन, पाई न्यूट्रल मेजॉन और पाई माइनस मेजॉन। और ऐसा 35 पार्टिकल एटम के अंदर होता है। हम लोग 9 देख रहे हैं अभी, है ना। ऐसा 35 और अभी 36वां पार्टिकल भी आया एटम के अंदर होता है। जैसे उस सेल के अंदर देखे थे ना इतना सारा ऑर्गेनल्स होता था, वैसे एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है ये तीन, इसको कहते हैं फंडामेंटल, फंडामेंटल पार्टिकल, फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल, फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल, फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन -1 0 लिख, अच्छा काहे के लिए लिखेगा, इसको बाहरी नहीं बनाओ, बाद में लिखते हैं। सबको एक एक करके पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा सा, सबको एक एक करके थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना है। पीछे का पंखा क्यों चल रहा है? लिख दिया। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को क्या कहेंगे? फंडामेंटल। तो बाकी सबको क्या कहेंगे? हाँ, बाकी सब पार्टिकल को कहेंगे डिराइव्ड, डिराइव्ड सब एटॉमिक पार्टिकल, है ना। तीन ही फंडामेंटल है। अब फंडामेंटल किसको कहते हैं? क्या फंडामेंटल है? हम लोग भी इसके लिए, आप लोग सुनते रहते होंगे कि फंडामेंटल भी सही नहीं है। ये होता क्या है? ये, हाँ, जहां से शुरुआत हुआ, बेसिक, बेसिक, कंफ्यूजन नहीं करना है। जैसे कोई कहता है इंग्लिश खराब है बहुत, फंडामेंटली इसका खराब है, उसका कहने का मतलब ये होता है कि इसको एबीसीडी में ही प्रॉब्लम, एबीसीडी के अरेंजमेंट में ही प्रॉब्लम है, तभी तो स्पेलिंग लिख नहीं पाता है ना। अरेंजमेंट अच्छा नहीं कर पाता है, इसका फंडामेंटल खराब है। मतलब कि जिसका कोई मतलब दूसरा और कारण ना हो, दैट इज फंडामेंटल। ये एग्जिस्ट करता है। ये सब जो पार्टिकल देख रहे हैं ना, ये सब इसी पार्टिकल के इंटर कन्वर्सन से बनता है और ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन बनता है। एक्चुअली में ये सब पार्टिकल डिस्कवर्ड हुआ ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियर रिएक्शन समझ में आता है। एटम बम, यूरेनियम टूटेगा, न्यूक्लियस उसकी टूटेगा तो बहुत सारा पार्टिकल इमिट होता, उसी पार्टिकल में ये सब पार्टिकल देखा जाएगा एट दैट सेम टाइम। ये उसमें फंडामेंटली एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए ये सब पार्टिकल को कहा जाता है डेराइव्ड, डेराइव्ड सब एटॉमिक पार्टिकल। डेराइव्ड सब एटॉमिक पार्टिकल, फंडामेंटल और डेराइव्ड में क्या अंतर है, समझ में आया? जैसे देखो, शायद कोई जानकार है तब समझ आया तो ठीक, नहीं आया तो और भी बढ़िया। P11 प्रोटॉन है, अब बोलेगा एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैप्चर कर लेगा तो क्या बनेगा? ला,
अब कह रहा है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लेगा, इसको हम लोग बोलते हैं, आगे जाके बताएंगे, के इलेक्ट्रॉन कैप्चर एक फेनोमेनन है, न्यूक्लियर रिएक्शन में ही होता है। बोलेगा प्रोटॉन एक वो इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लेगा तो क्या बनेगा, बड़ा गजीब बात है भाई, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन काहे कैप्चर करेगा, न्यूक्लियर रिएक्शन में ये सब होता है। तो देखो क्या बन जाएगा, +1 है ये, प्रोटॉन 1 1 लिखे हैं, समझ में आया है जी, समझाना है, हम ही को समझाना है, समझाएंगे बस ऐसे ही एक लुक के लिए, +-0 तो न्यूट्रॉन बन जाएगा 0, और ऊपर में 1 0 1 ऐसा लिख देना, मतलब डिराइव्ड कहने का मतलब है, क्या कहने का मतलब है, डिराइव्ड। तो ऐसे क्वांटिटी जब डिराइव्ड है मतलब कि ये सब के इंटर कन्वर्सन से ही बना है, ठीक है। जब फंडामेंटल पार्टिकल इंटर कन्वर्ट होता है एक दूसरे में, तब नए पार्टिकल का जन्म होता है, ऑरिजिन होता है, ऐसे समझिए, और ये सब पार्टिकल उसी का देन है, दैट इज बाय कॉल्ड डिराइव्ड। जैसे यूनिट के बारे में पढ़ा होगा कि 7 यूनिट फंडामेंटल है, बाकी वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, तो मीटर फंडामेंटल, सेकेंड फंडामेंटल, भागा दे दिए तो बन गया वेलोसिटी। तो फंडामेंटल 7 है, बाकी हजारों हजार क्वांटिटी। वैसे ही 3 फंडामेंटल है, बाकी ये सब डिराइव्ड, लेकिन दे ऑल आर सब एटॉमिक पार्टिकल, दे ऑल आर सब एटॉमिक पार्टिकल। क्लियर है, बढ़े। अब एक एक करके थोड़ा थोड़ा सा बात जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज और मास क्या होता है। तो ऐसे एक टेबल बनाओ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यहां पे पहले देख लेना तब बनाना, गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो तुम लोग का। एटॉमिक मास में टॉपिक में पढ़ाए थे हम, आपको याद होगा, एक था एब्सोल्यूट मास था, एक था रिलेटिव मास था क्या, एक वैसे ही यहां पे एब्सोल्यूट चार्ज, और एक रिलेटिव चार्ज। डेटा टाइप बना देंगे, देख के तुमको याद रहेगा, इसको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि फंडामेंटल में 26 लेटर तुम याद किए थे तब ना इंग्लिश पढ़े थे, तो वैसे कुछ तो चाहिए होगा। एब्सोल्यूट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻³ kg, है ना। मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, तो 9.1 इंटू 10⁻³ kg, और रिलेटिव मास में इसको बोलते हैं मासलेस, है ना, कितना बोलते हैं, मासलेस। एब्सोल्यूट चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और रिलेटिव चार्ज 1 -1 यूनिट, यानी इतना ही कूलम चार्ज को 1 यूनिट चार्ज कहा जाता है, ठीक है। इसमें समझना कुछ नहीं है बाबू, इसको याद रखना है, ये मान के चलना है। इसमें एक और बात जोड़ देते हैं, सैंबल, है ना। सैंबल इलेक्ट्रॉन का -1 लिखते हैं, ऊपर में 0 लिखते हैं, है ना, नीचे -1 लिखते हैं चार्ज, ऊपर में 0 लिखते हैं, वो मासलेस दिखाता है कि इलेक्ट्रॉन का मास 0 होता है। प्रोटॉन कितना मास, 10⁻⁻24 kg की ग्राम, तो ऊपर लिखे kg में, नीचे हम ग्राम में लिख दें, -27 kg, 24 ग्राम होता है ना, 10⁻⁻27 kg। और रिलेटिव मास 1 AMU, इतना ही मास को हम लोग 1 AMU कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। एब्सोल्यूट चार्ज
प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। रिलेटिव चार्ज प्लस 1 यूनिट। अब ये प्रोटॉन 1 और 1, ठीक है। न्यूट्रॉन 1.68 इंटू 10⁻⁻27 kg। रिलेटिव मास इसके भी 1 AMU ही होते हैं, थोड़ा सा प्रोटॉन से ज़्यादा है, लेकिन हम लोग इतना मायने नहीं रखता है, इसका भी 1 ही लेते, इसका भी 1 ही लेते। ये न्यूट्रॉन चार्जलेस होता है, यानी न्यूट्रल, यानी रिलेटिव चार्ज भी कुछ नहीं होगा इसमें, चार्जलेस। और न्यूट्रॉन 10। कहा जाता है कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी फंडामेंटल पार्टिकल में सबसे लेट हुई थी। दैट इज अ स्टोरी बिहाइंड इट, कहते हैं, कहानी रहता है कुछ ये सब खोजने के पीछे का कहानी। तो बोले न्यूट्रॉन की डिस्कवरी इसलिए लेट हुई थी कि ये न्यूट्रल था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में पकड़ ही नहीं आता था। अब ये वैसे ही है जैसे समझो कि एक आदमी जो कुछ कर ही नहीं रहा है, अब उसको पुलिस खोज रहा है, वो इनर्ट है, मिलेगा। एक वो आदमी जो कहीं चोरी कर ले, लगातार कहीं मर्डर कर दे, वो तुरंत न मिलेगा, उसके बारे में 10 आदमी कहेगा कि वहां था वहां था वहां था, लेकिन एक तो कुछ कर ही नहीं रहा है, उसको कौन खोजते से मिलेगा। समझ रहे मेरी बात, हम क्या बोल रहे हैं। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी लेट क्यों हुई, अभी बता दिए कारण, आप लोग सोच रहे कुछ अलग है। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी सबसे लेट क्यों हुआ, क्योंकि ये चार्जलेस है, यही एक फंडामेंटल पार्टिकल चार्जलेस है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में पकड़ नहीं आया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में पहचान हो गई इसके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में पहचाना गया, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड में पहचाना नहीं गया, इसलिए न्यूट्रॉन की डिस्कवरी लेट हुई। अब इसको आप लोग जो है ना ऐसे लिख देना, ऐसे डेटा बना दो, नहीं होता है तो कॉपी में चौला करके कॉपी को बना दो, और उसमें उलझन नहीं चाहिए, रगड़ तगड़ के मत लिख दीजिएगा, क्योंकि इस चैप्टर में ये फंडामेंटल बात है, इसकी जरूरत पड़ते रहेगी। एकदम साफ साफ लिखिएगा। सैंबल में हमेशा नीचे चार्ज लिखते, ऊपर में मास लिखते, नीचे में चार्ज लिखते हैं। ये तरीका है, किसी भी चीज का सैंबल जब लिख रहे होंगे एक्स, तो नीचे में चार्ज लिखेंगे और ऊपर में मास लिखेंगे। ये सैंबल के लिए बताएं। यानी न्यूट्रॉन में ये वाला जो है वो क्या रहेगा, मास, और नीचे में जो ये लिखा वो क्या रहेगा, चार्ज। लिख दीजिएगा, एकदम नहीं समझिएगा आपके बोर्ड जैसा कि 1 महीना पढ़े थे लास्ट में हो तो गया था, काहे के लिए इतना टेंशन ले।
ये सब नहीं समझना है। यही एक आध साल। वाइब्रेशन में रखिए, वो वाइब्रेट करेगा, वो आपको मजा भी आएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और जानते तो होंगे ही कि कौन फोन करेगा, मतलब पता ही रहता है टाइम के हिसाब से। पापा मम्मी तो नहीं है होंगे, क्योंकि जानते होंगे कि पढ़ने गया होगा अभी, बाकी के ही और लोग ना। बोलिए, कोई समस्या है? समस्या हम ही क्रिएट करेंगे। पूछेंगे कि इलेक्ट्रॉन को मासलेस क्यों कहते हैं, वाई इलेक्ट्रॉन इज कंसीडर्ड मासलेस। मास नहीं है तो ये कैसे, ये क्या है? हाँ, ये आंसर है कि इलेक्ट्रॉन का मास 1 AMU से कम है, इसलिए मासलेस कहते हैं। है ना, देखो ये 1 AMU -27 kg, वो -31 kg है। 1/1837वां भाग है 1 AMU का। अब फिर समझो बात को, मतलब थोड़ा फील करो बात को। अब कोई होलसेल की दुकान में जाकर के 100 ग्राम चीनी मांग रहा है, वो होलसेलर 5 किलो से कम बेचता नहीं है, और उसको पूछता है 100 ग्राम चीनी दे दीजिए, अब बहुत जरूरी है दे दीजिए, क्या करेगा वो? उस दुकानदारी के लिए, उसके लिए क्या है, ये मासलेस। हो सकता है एक मुट्ठी उठा करके आपको दे दे, बोले ले जाइए, हमारे लिए इसका कोई मायने नहीं रखता। तो हमारे केमिस्ट्री में 1 AMU यूनिट है, अब उसका करीब करीब 1837वां भाग है ये, मतलब जितना चाहिए उसका 2000वां भाग। तो केमिस्ट्री वाले लोग भी कहे कि भाई तो मासलेस है, खत्म करो, ये हमारे लिए भी कोई मायने रखने वाला नहीं है। मास होता ही नहीं है, ये तो गड़बड़ है, ये सोचना गड़बड़ है। यदि कोई पार्टिकल है तो मास क्यों नहीं होगा भाई? तब तो मैटर का डिफिनेशन ही गलत हो जाएगा मासलेस है तो इस केमिस्ट्री के इस चैप्टर में जितने भी पार्टिकल को मासलेस कहेंगे, उसका मतलब क्या होगा कि उसका मास 1 AMU से कम होगा। है ना, जिसका भी होगा 1 AMU से कम, उसको हम लोग मासलेस कह देंगे। ठीक है, और आपको भी यही समझना है कि भाई दे आर कॉल्ड मासलेस। और यदि अब जैसे फोटोन है, फोटोन का नाम सुना होगा, क्वांटम, उसका मास कितना होता है, बोले मासलेस है, बिकॉज 1 AMU से कम है। क्योंकि वो पार्टिकल है तो मास तो होगा ही, 1 AMU से कम है, बात खत्म। है ना, ऐसे नहीं कि इलेक्ट्रॉन का जहां मास जरूरी होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। वो बच्चा कर रहा था पिछले बैच में, निकालना क्या था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ½ mv²। अभी मास से कुछ जीरो रख दिया, मासलेस होता है, बात खत्म। बनेगा कभी? तो पार्टिकल है, उसमें वेलोसिटी है, तभी तो काइनेटिक एनर्जी पूछ रहे हैं। भाग रहा है इलेक्ट्रॉन, तो मास लेना पड़ेगा जो एब्सोल्यूट है ना, एब्सोल्यूट मास लेना पड़ेगा। बड़े, तो पहला सवाल यही यहां पे कर दो, वाई इलेक्ट्रॉन कंसीडर्ड मासलेस, और ये बात दिखा देते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन मासलेस क्यों है। क्वेश्चन, वाई इलेक्ट्रॉन मासलेस, वाई इलेक्ट्रॉन कंसीडर्ड मासलेस। तो देखो हम लोग यहां पे कंपैरिजन कर देंगे आंसर में। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1/1830
कहीं 5 लिखा है, कहीं 6 लिखा है, कहीं 7 लिखा है, तो कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। 1837 टाइम्स ऑफ 1 AMU, 1 AMU, so considered massless। बोलो अब सर ये 1837 कहाँ से लाए, तो आप भी ले आओगे साहब। एक एमयू है, एक एमयू बराबर कितना, तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। इलेक्ट्रॉन का मास कितना, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। आप ऐसा करो कि एक एमयू और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का रिलेशन ही निकाल दो, तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 बाई 9.1 इंटू 10⁻31। बदमाशी नहीं, 1.67 10⁻⁻27 प्लस 31 9.1। इलेक्ट्रॉन का मास और एक एमयू में रिलेशन देख लिए, है ना, तो 1.67 इंटू 10⁴ बाई 9.1 क्या, तो एक एमयू बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर ऊपर में क्या निकल के आ जाए है, 1.6700 बाई 9.1। अब इसको कैलकुलेट कर लो, डिवीजन करके कैलकुलेट करोगे और क्या करोगे, भागा देने आता है सबको, भाग देने आता है जी, डिवीजन करने 1700, देखो हमको कैलकुलेटर से करने आता है 1835 आ गया, यही 1835 कहीं 1836 ऐसे कहीं कर करके लिखा है। कौन अच्छा लगेगा, 1835 के 1837? 35, चलो 35 ही कर देते हैं, तो निकाल लिए हम लोग, यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे, तो फिर 37 का ही कर लिखे, बराबर कितना आया 1835। तो एक एमयू बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर 1835, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1/1835 इंटू मास एक एमयू। आ जाएगा ना, लिखो लिखो लिखो, यही बोलना विचारना ही गलत है, कंसंट्रेशन यहीं से बनता है, एकदम चुपचाप सुनना चाहिए एक एक बात। तो वाई इलेक्ट्रॉन कंसीडर मासलेस, समझ जाएगा, वाई इलेक्ट्रॉन कंसीडर मासलेस। वाई इलेक्ट्रॉन कंसीडर मासलेस, कहेंगे सर एमयू से बहुत कम है, और समझने की कोशिश कोई करे, अरे कलीग्स में ये सभी बात फैला के रखो ताकि ना न्यूसेंस क्रिएट ना हो, माहौल उसी को कहते हैं कि बातें ये होना चाहिए कि तुमको पता है, ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन का को मासलेस क्यों कहते हैं, सिंपल, इससे अच्छे वाले माहौल क्रिएट होंगे, है ना। और तब जाकर के ऐसे हुआ, अच्छा कैसे आप 1/1835 भाई कर दिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन, 4-5 मिनट का दोस्तों में इन्वॉल्वमेंट भी हो गया, साथ साथ में मन भी लग गया, बातें भी हेल्दी हुआ,
है ना। और कोई गाना वाना भी सुनना नहीं पड़ा, नहीं तो गाना सुनना पड़ता है लाइफ में जीने के लिए, और सिनेमा देखना पड़ता है, सिनेमा देख के रोना पड़ता है। नहीं, अभी बहुत सारा काम होता रहता है। और 11th क्लास में ये दोस्ती उस्ती भी जो होता है वो बेकारे होता है, उससे कोई मतलब रहता नहीं लाइफ में, है ना। हमको तो नहीं पता है रामा बरामा में कौन था दोस्त, तुमको भी नहीं चलेगा पता। ऐसा नहीं कि हम अकेले थे ऐसे में, कोई दोस्ती नहीं होता है इसमें। इलेक्ट्रॉन का मास, ठीक है। एक एक्स्ट्रा चीज बताएंगे, एक मूल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है ना। चार्ज भी हम लोग पढ़े इलेक्ट्रॉन का, एक मोल इलेक्ट्रॉन होगा तब चार्ज कितना होगा, बढ़े। कैलकुलेट द चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट द चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। आपने अभी देखा है कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। कैलकुलेट द चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, एक मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है। तो क्या आपको एक पता है ये फॉर्मूला, Q बराबर एन ई, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन की संख्याएं कितनी होगी, बोलो। 6.022 इंटू 10⁻20। अरे कोई बोलो, तुम लोग भी बोलो। यही टॉप कर रहा है, यही बोलने का ठेका लिया, बाकी सब ऐसे ही बैठल रहता है यार। यही मुंह नहीं खुलता है तो अलग अलग गंदा गंदा मुंह खुलता है, यही खुलना चाहिए। 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन, एक मोल इलेक्ट्रॉन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, एवोगाड्रो साहब निकाले, हम क्या निकालेंगे, हम तो रटते रहते हैं वही। 6.022 इंटू 10⁻23, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज अभी पड़े 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। नेगेटिव में था, इलेक्ट्रॉन पे माइनस इधर ही लिख देते हैं, मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो n इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो 6.022 इंटू 1.6 इंटू 10⁻23 माइनस 19, ठीक है। तो क्या आ रहा है जरा देखो, 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 1.6, 9.6352 दिख रहा है आपको, इंटू 10⁻⁴, 96352। और चार्ज का यूनिट कूलम ही होता है, इतना कूलम, ठीक है। इसको अप्रॉक्स करके लिया गया है 96500, है ना। 96 इसी को बराबर कर दिया गया है नियरेस्ट होल नंबर में, 96500 कूलम। और एक मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना हुआ, 96500 कूलम। और इसको हम लोग बोलते हैं 1 फैराड, 1 फैराड, है ना। फैराडे एक्चुअली में साइंटिस्ट साहब थे, फराड ही बोला जाएगा, एफ लिखते हैं। यानी एक मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1 फैराड, है ना, 96500 कूलम। यहाँ पे इसको स्टार बना के लिख दो, ठीक है। और ये सब आपको मेमोरी में रहना चाहिए। चार्ज ऑन 1 मोल of electron is
96500 कूलम और 1 फराड। सब दिन पूछेगा, जनरल सिपाही पुलिस का परीक्षा देगा तभी वो पूछेगा। जीए से 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना, 96500 कूलम। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना, 96500 कूलम। आया कहां से ये भी बताए और कैसे। एक मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज समझ में आ गया, कैसे आया 96500 कूलम। दसवां लेवल का क्वेश्चन था, 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन था, तुमको निकाल के बताओ। 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। बाकी लोग बोर्ड के दिन में याद कर रहा था कि ये रात कब जाएगा, ये रात सबसे भारी इसीलिए याद नहीं रहा, ये रात सबसे भारी कब गुजरे। हाँ, जाओ। बढ़े बढ़े, देखो कुछ नहीं था वहां भी। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। एक कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, तो Q बराबर एनी, 1 कूलम चार्ज, नंबर का पता नहीं, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। देखो कितना आसान क्वेश्चन था। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ई पर चार्ज होता 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और Q दिया हुआ है 1 कूलम, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, है ना। 10⁻⁻19 है, ऊपर जाएगा 10⁻19 हो जाएगा और नीचे 1.6 है। अब ये 10/16 गुना 10⁻⁻19 19। अब 10/16 जो है उसको क्या किया जाए, ऐसा करते हैं 10/16 के बजाय 100/16 कर देते हैं। 100/16 लिखेंगे तो 10 कितना लिखेंगे, अब बताओ ना यार। 16 में 100 का भागा देंगे 6.25 आए। एक तो ये सब रटना नहीं था, लेकिन जब रटे तो कुछ दिन तो चला लेते। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना, जितना जल्दी रटे होगा उतना जल्दी भुला गए होगे, भागा दे देते एक आध बार, याद ही रहता सब दिन। और सोचते होंगे ना कि वो 10वां में आया था पार कर गया, अब दिक्कत नहीं। देखो एक रमम भी आया। इवन हिस्ट्री से जब बीए कर लोगे ना और सोचोगे कुछ करें, तब भी आ जाएगा ये 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 मोल में कितना चार्ज। ये हिस्ट्री से कोई बीए करके सोचेगा कुछ हो, बीपीएससी कर लें, अब पूछ रहा है उसको ये, तब कितना टफ हो जाता है।
बोला हम तो अकबर बिरबल में रह गए यार, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो देखे ही नहीं कभी। 10वां में एक बार मिला था, कैसे पार लगा लिए थे, इसलिए कैलकुलेट करना होगा। ठीक है। आईआईटी मेडिकल के अलावा एक वो परीक्षा होता है, सीयूईटी बोलते हैं उसको, है ना, उस सब में आता रहता है, कहीं नहीं छोड़ेगा। यदि 11 12 का थोड़ा लो लेवल है तो सीयूईटी में आएगा, जिससे कि तुम्हारा बीएससी में बीए में एडमिशन हो सके अच्छी यूनिवर्सिटी में, है ना। बीएससी में एडमिशन के लिए जैसे डीयू में जाना है, बीएचयू में जाना है, किसी को हैदराबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, तो वो सीयूईटी के थ्रू जाता है ना। अभी 12th करने के बाद जिसको आईटी नहीं करना, मेडिकल नहीं करना है, बोला सीयूटी से बीएस तो करेगा, बीएससी और बीए तो करेंगे। हाँ ये सवाल है, क्या करेंगे करके, यही सोचना चाहिए। लेकिन यदि करेंगे तो वहां भी एक एंट्रेंस है ना सीयूटी का, वहां भी बिना एंट्रेंस का नहीं है, बिना एंट्रेंस का वो यहाँ वाला रामजी सिंह यादव कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। उधर है, गली मोहल्ला में रहता नहीं है कॉलेज, सब गली मोहल्ला में कॉलेज होता है। हाँ, तो अब देखो, आगे आगे बढ़ते हैं। पोजिट्रॉन क्या होता है जी? पोजिट्रॉन तीसरा पार्टिकल है, फंडामेंटल नहीं है, फंडामेंटल नहीं है, सब एटॉमिक पार्टिकल सिर्फ है, डेराइव्ड सब एटॉमिक पार्टिकल है। सुनेगा, इसमें तुमको याद रखो ऐसे, इलेक्ट्रॉन +1 ऊपर 0। देखो तो इलेक्ट्रॉन वाले में और इस वाले सैंबल में क्या अंतर है, देखो वहां पे क्या लिखा हुआ था और यहाँ पे क्या लिखा हुआ, बस इतना ही अंतर है। ये पॉजिटिवली चार्ज होता है और ऊपर में 0 लिखे, मतलब बस इतना ही जाना है। पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल, कैसा सब एटॉमिक पार्टिकल, डेराइव्ड, और चार्ज होगा कितना इसमें, एब्सोल्यूट चार्ज +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, रिलेटिव चार्ज +1 यूनिट, और मासलेस, और मासलेस। अरे देखो यहाँ पे, कभी उधर कभी इधर, पोजिट्रॉन हो गया, पोजिट्रॉन हो गया। जानते हो होता क्या है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जब ऐसे लिखते हैं ना, देखो ऐसे 1 0, और इधर में लिख देते हैं प्रोटॉन +1 ऊपर में 1, है ना। तब बताओ यहाँ पे कौन सा पार्टिकल रखें तो चार्ज और मास दोनों बराबर हो जाए, पॉजिट्रॉन। समझ आ रहा है, ऐसे समझो, प्रोटॉन इधर रखते हैं, तुम लोग लेफ्ट और राइट से भी समझना शुरू करता है। इधर लिखे प्रोटॉन 1 1, ठीक है, दे कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन 1 0,
प्लस पॉजिट्रॉन प्लस 10। ये न्यूक्लियर रिएक्शन है, ये नॉर्मली नहीं होता, ये सन पे होता है। इसके होने के लिए 5 लाख डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए होता है। 5 लाख। ये 50 डिग्री में जल जाते हैं। टेम्परेचर कितना चाहिए? सन के इंटीरियर पे है, एक्सटीरियर और इंटीरियर सन का 5 लाख से 10 लाख डिग्री सेंटीग्रेड। इसीलिए आप सुना होगा हाल फिलहाल में एक इजराइल देश था और कहाँ बम गिराया था, ये सब भी नहीं पता रहता है। कहाँ बम गिराया था वो? उधर था ना कुछ, इराक ईरान। हाँ, तो फिर अमेरिका वाले लोग गिराए थे लास्ट बम, जिसके बाद शांति वार्ता हुआ। तो उसके बारे में सुना होगा कि वो 60 फीट या 100 मीटर नीचे जाके धंसा था बम। चूंकि वो 60 मीटर नीचे ये वाला रिएक्शन का प्रैक्टिस कर रहा था, है ना। उसके लिए इतना नीचे जाना पड़ता है और रिमोट से सब काम होता है। वो एटम बम बना, यूरेनियम था वहां पे। और इसी से इजराइल वाले को ये था कि जब न्यूक्लियर बम बनाया जा रहा है कहीं पर किसी देश में, तो एक कानून लेके आया है सब कि आप बना रहे हो ठीक है, लेकिन एक समझौता पे साइन कर दो कि इस्तेमाल बिना हमसे पूछे ना करोगे। 50 देश 100 देश मिल करके वहां पे जुड़ा हुआ है, और वो साइन करने के लिए तैयार नहीं था और बना भी रहा था। तब तो फिर जब मनाएगा तब कहेगा एगो न्यूक्लियर बम गिरा देते हैं, देख लेते हैं तुम। तो साइन करो तब बनाओ, ठीक है। इसी वजह से भाई साहब ट्रम्प साहब कहे कि नहीं तो इसको देखना ही पड़ेगा। ऐसा करते हैं कि नीचे जाकर के मारना पड़ेगा। 60 मीटर नीचे जाने वाला, अब उसके पास मिसाइल नहीं था इजराइल को, जो 60 मीटर नीचे जाने वाला उसके पास था। हैं? हाँ, अब तो यही ऐसे ही डील हुआ है। वो बना रहा था चोरी चोरी। हाँ, और फिर साइन करने कहा तो वो भी नहीं कर रहा था। ऐसा समस्या है। और यूरेनियम उसके यहाँ 40-50 किलो है। ऐसा ये सब का इंटरपोल वाले का कहना था। तो समस्या ऐसे है। वो रिएक्शन के लिए बात कर रहे थे हम। 5 लाख डिग्री सेंटीग्रेड जाता है, जहां पे गिरेगा वहां पर इतना टेम्परेचर डेवलप भी कर देगा, कुछ बचेगा। अल्फा बीटा गामा रेज निकलता है अलग, यदि यूरेनियम है तब। तो अल्फा बीटा गामा रेज से सबके सब चीज डिस्ट्रॉय। और वो पेनफुल भी नहीं होता ना, पता भी नहीं चलता, अल्फा बीटा गामा रेज घुस जाता, पेनिट्रेट कर जाता। उसके बारे में भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लिख दिया। तो ये हो गया पॉजिट्रॉन। अरे कहानी सुनने लगा था। जल्दी जल्दी। थोड़ा सा जोड़ना चाहते हैं कि फील करो, थोड़ा सा फील करना चाहिए बातों को कि वो न्यूक्लियर रिएक्शन है तो कहाँ पे हुआ होगा, कैसे होता होगा। क्या ये केमिस्ट्री वाले लैब में सर दिखा पाएंगे? दिखा पाएंगे? ये सर लोग दिखा नहीं पाएंगे। ये न्यूक्लियर रिएक्शन कहलाता है। और हम इस संदर्भ में यहां पे बता रहे हैं ये सब बात कि पॉजिट्रॉन डिराइव्ड है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। पहले से प्रोटॉन एग्जिस्ट कर रहा है, न्यूट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है, ये पॉजिट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। पॉजिट्रॉन बना है, पॉजिट्रॉन बना है ना। अब न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो। देखिए तो कितना इस्तेमाल है। ये एडवांस में आता है आईटी का। अब क्वेश्चन जिस समय टेस्ट लेंगे उस समय 1 नंबर क्यों नहीं आता, ये दूसरा ही पे क्यों जाते हैं, यही कारण है। ये आपको ये पार्टिकल मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर पे। हाँ ऐसा है, आगे आएगा दिखेगा, क्वेश्चन पेपर में मिलने लगेगा, एडवांस में पूछता है।
केवल आपके जानने से वो बन जाएगा, लेकिन इतना समझ ही नहीं है सबको। न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो, तुमको लग रहा है सब ऐसे ही सब पार्टिकल का नाम लिख दिए नहीं। हम ऐसे ही कुछ नहीं करेंगे आप लोग के साथ। जितना सब कहीं ना कहीं सैंपल पेपर, कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में लिखा होगा ना, उतना ही मटेरियल डालेंगे, ऐसे ही कुछ नहीं करेंगे। ये न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो देखो जाके मेडिकल वाले नीट वाले क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा पार्टिकल। अब बहुत सारे बजाय एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ करके पता ही नहीं चला न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो क्या था, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। सुनिए, क्योंकि हम वहीं पे रिसर्च ही करते हैं कि क्वेश्चन क्या आता है, कहाँ पे छूट जाएगा। अब कोई एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा और न्यूट्रिनो का क्वेश्चन आ गया, एक दो सवाल ही आता है एक चैप्टर से, तो पहले क्लास में बोल्ड हो गया। न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो क्या होता है सुनिए, आगे आएगा कॉन्सेप्ट कि एटम होता है और एटम्स के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर में इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है। कौन मूव करता है? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स केवल मूव ही नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन्स अपने मीन पोजीशन पे स्पिन भी करता रहता है ना। अनिल कुंबले का गेंद, आर अश्विन का गेंद, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन है गेंद में और साथ में वो नचते जाता है, वो उसी को पता है जो स्पिनर है कि वो घुमाया क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। इस गेंद की खासियत होती है क्या कि एक टप्पा खाने के बाद वो स्लिप भी कर जाता है ना, लेग में, स्पिन में, ऑफ में, यही तो स्पिनर का काम है। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है ऑर्बिट में जो घूमेगा, सिर्फ घूमेगा नहीं, अपने मीन पोजीशन पे नचते नचते घूमेगा। तो जब ये नच रहा होगा तो घड़ी देखो क्लॉकवाइज या फिर कैसे चल रहा है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, हाँ जैसे भी चल रहा है उसी को क्लॉकवाइज कहते हैं। और ये उल्टा चलने लगेगा, कोई दिखेगा यहाँ पे? अरे बढ़िया उल्टा चल रहा है बाबू, यहाँ तो कुछ है, तो ये क्लॉकवाइज होगा और यहाँ ये जो है इलेक्ट्रॉन इधर में एंटी क्लॉकवाइज होगा। और आपका क्वेश्चन आया ये था कि बीच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ स्पिनिंग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो स्पिनिंग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल पार्टिकल है न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो का सिंबल है ऐसे न्यू, न्यू बोलते हैं इसको, न्यू बोलते हैं इसको, 0 0 होता है। और एंटी न्यूट्रिनो को न्यू पे बार 0 0 है ना। क्या बोलेंगे सिंबल को? न्यू न्यू न्यू, पी साइलेंट होगा, पनियू पनियू नहीं बोलना है, न्यू बोलना है, न्यू। 0 0 का मतलब समझ गया होगा, चार्जलेस मासलेस। दीज आर चार्जलेस, these are chargeless as well as massless। मतलब न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो के लिए बोल दिए रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉकवाइज स्पिनिंग। ये स्पिनिंग क्या दिखाए हैं हम? क्लॉकवाइज स्पिनिंग मोशन। और इधर वाला इलेक्ट्रॉन को क्या दिखाए हैं हम? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज स्पिनिंग मोशन। बाद में देखिए तुम्हारे लिए ही बता रहे हैं बच्चे, देखो ना ऐसे डिब्बा बनाती होगी और इसमें इलेक्ट्रॉन भरना होता होगा तो ऐसे और ऐसे भरते होंगे। ये क्या बता रहा है? यही बता रहा है कि ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है। करवा कौन रहा है? कौन पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल है? न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो। क्लॉकवाइज के लिए न्यूट्रिनो और एंटी क्लॉकवाइज के लिए एंटी न्यूट्रिनो। हाँ, न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो
ये अभी नहीं बताएंगे ना तो चैप्टर में कहीं पे जगह नहीं मिलेगा जिसमें कि ये सब बातें हम करें, है ना। नहीं, हार्ड क्या रहेगा, समझा देंगे, हम समझा देंगे, थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन समझाएंगे। हार्ड नहीं है। न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो 5 मिनट में तो समरी बना देते हैं पूरा क्वांटम नंबर। न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज a spinning motion of electron, a spinning motion of इलेक्ट्रॉन। जल्दी मेजॉन तक जाना है हमको। ठीक है, जल्दी लिखिए। अभी बताना है हमें कि दो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस के अंदर कैसे रहेगा। दोनों में तो रिपल्सन होता है। दो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर क्यों रहेगा और कैसे रहेगा। बताओ बताओ, कोई बताओ। दो प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर कैसे रहता है, दोनों तो पॉजिटिव चार्ज है। दो प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर कैसे रहता है जबकि वो पॉजिटिव चार्ज है। दे विल एक्सपीरियंस रिपल्सन। नहीं, पॉजिटिव चार्ज में तो रिपल्सन होता है। तो फिर न्यूक्लियस के अंदर दोनों पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल कैसे रहता है, कैसे रहता बच्चा, बताएगा। नहीं पता, कभी सोचता होगा ऐसे, मतलब आज से पहले कभी नहीं, सोचना चाहिए। जो सर भी बताए होंगे पढ़ाए होंगे, नहीं सोचना चाहिए। प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूक्लियस में रहता है तो बताना पूछना चाहिए ना भाई, प्लस प्लस है सर, कैसे साथे रहता है। अभी तो कहते हैं कि दो सिमिलर चार्ज रिपेल करता है एक दूसरे को, तो प्रो न्यूक्लियस के अंदर कैसे रहता है, कैसे रहता है न्यूक्लियस के अंदर। बढ़ रहे हैं, सवाल है, सवाल आपके दिमाग को इंगेज करने के लिए है। चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक पे, और टॉपिक है मेरा मेजॉन। क्या होने लगे, मेजॉन। हमारी बातों में रहिए ना, हम आपको मतलब कम इंगेज कर पा रहे हैं। मेजॉन 3 तरीके का, पाई मेजॉन, अच्छा पाई माइनस मेजॉन, और एक मेजॉन पाई प्लस मेजॉन। ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, सुनोगे। न्यूट्रल मेजॉन मतलब चार्जलेस,
मासलेस, नेगेटिवली चार्ज्ड मेजॉन, मासलेस, पॉजिटिवली चार्ज्ड मेजॉन, मासलेस। सवाल मेरा अभी भी है आप लोगों से, ये तो लिख ही रहे हैं, लिख लीजिए। मुस्कान को, अरे पढ़ो 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 पढ़ो, टेंशन होगा तो यही छोटा छोटा बात दिमाग में कुमुलेट होगा ना, आसान है, तभी तो तेज कहलाएगी। जैसे देखिए, हम देखिए आपके दिमाग में सवाल तो जरूर छोड़ दिए हैं, हाँ कैसे रहता होगा, हाँ बताते हैं, बताने के लिए तो पूछे कि दो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर कैसे रहता है। हम्म, ऐसे ही एक दूसरे से इन्वॉल्व होकर के दिमाग बदल जाता है, थोड़ा सा मैनेज करना होता है। दोस्त क्या है, आप यदि मजा ले रहे हैं तो फिर दोस्ती में मजा आएगा, नहीं ले रहे हैं चुप हो जाएगा। सवाल क्या है मेरा, दो प्रोटॉन जो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर कैसे रहता है ना। सवाल सोच रहे हो, बताते हैं, बताएंगे तो वही मेजन हो गया। नहीं लिखा है, लिखो जल्दी से। एक हड्डी, पूरा बड़ा वाला गाय वाला, और दो कुत्ता, इक्वली स्ट्रॉन्ग कुत्ता, दोनों इक्वल एज से भूखा है, दोनों बराबर मजबूत है। कुत्ता हड्डी खाता है इसलिए हड्डी का एग्जाम्पल दिया। हम्म, हाँ नहीं नहीं, तो एक हड्डी है और दो कुत्ता है, दोनों बराबर दिन से भूखा भी है, तो उस हड्डी को दोनों कुत्ता पकड़ेगा अपोजिट डायरेक्शन से, एक उधर से और एक इधर से, दोनों बराबर मजबूत है ना। हो गया, दोनों बराबर मजबूत है। चलिए फंडामेंटल पार्टिकल हम पढ़ा दिए, अब समझ लीजिए कैसे। ये मेरा हड्डी रहा, वाइट कलर का हड्डी, दो कुत्ता, कुत्ता ये रहा, एक इधर से मुंह पकड़ लिया है और दूसरा मुंह इधर से पकड़ लिया कुत्ता, एक हड्डी दो कुत्ता, दोनों बराबर दिन से भूखा हुआ है, यानी दोनों की जरूरतें सेम है, दोनों बराबर मजबूत भी है। ये बताइए इधर खींच रहा है, ये बताइए इधर खींच रहा है, खींच रहा है या नहीं खींच रहा है, खींच रहा है एक दूसरे के दूर। अरे जो बोल रहे हैं वो सुनो, उतना एक दूसरे से दूर खींचा जा रहा है यहाँ पे, लेकिन दोनों कुत्ते का मुंह सटा हुआ है। बताइए ये फोर्स ऑफ रिपल्सन है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है।
यही होता है न्यूक्लियस में प्रोटॉन के साथ। ये हड्डी मेजॉन है, ये हड्डी, हाँ मेजॉन है, ये हड्डी मेजॉन है, और ये दो कुत्ता प्रोटोन है। देखिए हम कहाँ से बात ले जा करके आपको हम कहाँ समझा दिए, और आप हंसते रहे, क्या क्या सोचते रहे। ये हड्डी, उदू कुत्ता, बराबर मजबूत, बराबर भूखा हुआ, दोनों हड्डी पकड़ के एक दूसरे के अपोजिट खींच रहा है, लेकिन दोनों का मुंह सटा हुआ है। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि रिपल्सन हुआ, लेकिन कर तो रहा है रिपल्सन। दोनों एक दूसरे का अपोजिट खींच रहा है, लेकिन बराबर मजबूत है, तो हड्डी के सहारे दोनों सटा हुआ ही रहेगा हमेशा। यही काम करता है मेजॉन, है ना, यही काम करता है मेजॉन। दो प्रोटॉन आपस में मेजॉन को पकड़ के न्यूक्लियस के अंदर में रहता है, और दे क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहा गया है, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और बाद में इतना कुत्ता और हड्डी ये सब समझाने के बजाय ये कह दिया गया कि दो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यदि 10⁻⁻15 मीटर के डिस्टेंस में प्रेजेंट है, तो दोनों पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, और इसको कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये फोर्स दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गर फोर्स है, ये नॉर्मली टूटेगा नहीं, ऑलवेज अट्रैक्टिव है, ये शॉर्ट रेंज फोर्स है। समझ में आया बात? हाँ, तो ऐसे ऐसे कहानी होता है, और ऐसे ऐसे आपके दिमाग में हमको बातों को सेट करना होता है, और आप करते हो हल्ला। देखो, प्रोटॉन 1 1, प्रोटॉन 1 1, पाई 0 0, न्यूट्रल। बोले सर न्यूट्रॉन प्रोटॉन भी तो रहता है, रहता है, प्रोटॉन 1 1, न्यूट्रॉन 1 0, पाई नेगेटिव चार्ज वाला, 0 -1। देखोगे चार्ज और मास जोड़ के तुमको देखना है, और कुछ नहीं करना है, दोनों तरफ से बराबर आ रहा है तो ठीक है। न्यूट्रॉन 1 0, प्रोटॉन 1 1, प्लस -1 0। देखो तो बराबर बराबर हो गया। यही कारण है कि जब न्यूक्लियस टूटता है तब ये सब पार्टिकल का इमिशन होता है। अब न्यूक्लियस तोड़ेंगे तब ना प्रोटॉन अलग होगा, अब प्रोटॉन अलग होगा तब ना मेजॉन निकलेगा। अरे तो समझो ना, तो प्रोटॉन 1 1, प्रोटॉन 1 1, पाई 0 0 लिखे, प्रोटॉन 1 1, न्यूट्रॉन 1 0। इधर देखो, पाई क्या लिखे, +1, पॉजिटिव मेजॉन है। तुमको देखना है ये चार्ज और ये मास, 0 और +1 हुआ 1, 1 + 0 1 हुआ, तो चार्ज और मास बराबर रहना चाहिए। न्यूट्रॉन 1 0 है, तो ये +1, प्रोटॉन पे चार्ज होता है +1, और ये है -1, तो न्यूट्रल हो गया, +1 -1 0 हो गया, और ये 1 और 0 0 हो गया। ठीक है, तो टू प्रोटॉन present inside the nucleus by holding मेजॉन को पकड़ के, and they create nuclear force of attraction। और इस थ्योरी को आप जानते हैं क्या कहा जाता है, या काबा, काबा काबा एगो करते रहती है,
ये है ये कावा, है ना, यह कावा मेजॉन थ्योरी कहा जाता है इसको, कि हाउ द टू प्रोटोन प्रेजेंट या लिव इनसाइड द न्यूक्लियस, कहेंगे बाय होल्डिंग मेजॉन, एंड दे क्रिएट एंड दे क्रिएट एंड दे क्रिएट, बोलो ना आगे जी, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो दो प्रोटॉन आपस में कैसे रहता है, तो बोलेंगे मेजॉन को पकड़ के रहता है, और ये मेजॉन दो प्रोटॉन के बीच में दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ले आता है, जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कितना बात होता है सब एटॉमिक पार्टिकल, नहीं अभी नहीं होगा, अभी तो पढ़ाना ही है। अब न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोला जाता है भाई शॉर्ट रेंज फोर्स, दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गर फोर्स। देखिए हड्डी और कुत्ता को कहाँ लेके गए, देखिए आप जी, सिचुएशन फील किए, दिखाई नहीं दे रहा है दो कुत्ता कैसे, नहीं हमको तो फील हो रहा है, टीवी में दिखाएं। शॉर्ट रेंज फोर्स, ऐसे नहीं बोलते, ऑपरेट बिटवीन इन बिटवीन 10⁻⁻15 मीटर, बिटवीन डिस्टेंस ऑफ 10⁻⁻15 मीटर। इसलिए शॉर्ट रेंज कहा जाता है। शॉर्ट रेंज क्यों कहा जाता है, तो शॉर्ट रेंज इसलिए कहा जाता है कि ऑपरेट इन बिटवीन डिस्टेंस ऑफ 10⁻⁻15 मीटर, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन यूनिवर्स, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन यूनिवर्स, टूटेगा नहीं। ठीक है फिर, ठीक है, चलिए तो पढ़ाई लिखाई करते रहिए और क्या।